बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुनाइट विद मी सैयद आसिम रज़ा। आज के प्रोग्राम में कुछ बात की जाएगी मौजूदा सियासी हालात के तनाजुर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तहरीक है और उसके बाद कुछ चीज़ें जो सामने नज़र आ रही है, मोबिलाइजेशन की बात की जा रही है। हुकूमत के लिए चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं। चीनी का बहरान देखें, अगर पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे की बात करें तो ये बराह रास्त अवाम के साथ एक तार है जिसको छेड़ने के मुतरादिफ बात की जाती है। इसके अलावा हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से जो उन्होंने गुज़िश्ता सब बयानात दिए, जिसमें पाक भारत जंग का एक मरतबा फिर जिक्र किया और 5 तैयारों के हवाले से कि कहा गया कि पाकिस्तान ने मारे थे, उसको भी कंफर्म किया उन्होंने। उसके अलावा उन्होंने कहा हमने जंग रुकवाई, 2 एटमी ताकतों के दरमियान, उस बात को दोहराया। साथ साथ हम कोहिस्तान मेगा करप्शन स्कैंडल की बात करेंगे, सेनेट की टिकटों में छीना झपटी की बात की जाएगी, बोलियां लगेंगी, क्या होगा, इन तमाम पहलुओं का जिक्र होगा आज के प्रोग्राम में। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ इस वक्त जो मेहमान शरीक हैं, खिलदास कोहिस्तानी साहब, वज़ीर मुमलिकत बराए मजहबी अमूर। आपको खुशामदीद कहते हैं खिलदास साहब। जी मेहरबानी। खिलदास साहब, हुकूमत के लिए कुछ चैलेंजेस को हमने देखा कि एक दफ़ा फिर कुछ ज़्यादा होना शुरू हो गए। कुछ तहरीक इंसाफ की तहरीक की बात करें, उसके अलावा कुछ पेट्रोलियम मसनूआत की बात करें, चीनी के बहरान की बात करें, क्या समझते हैं कि हुकूमत इन तमाम चीज़ों से नबरदाज़मा होने के लिए तैयार है? देखें, यह चैलेंज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने अप्रैल 22 में कबूल किया था और जो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट पे खड़ा था तो हमने नो कॉन्फिडेंस मूव की और उसके नतीजे में जो पीटीआई ने मुआहदे तोड़े थे आईएमएफ के साथ और आईएमएफ को नाराज़ किया था, पाकिस्तान इंतहाई मुश्किलात में था और वो चैलेंज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कबूल कर वो मुश्किल फ़ैसले किए मुश्किलातों को कम करने के लिए। उसमें पाकिस्तान की अवाम ने साथ दिया, सपोर्ट किया, तमाम मुश्किलों का बोझ उठाया, महंगाई का बोझ उठाया और मौजूदा जो आज हम जहाँ खड़े हैं वो मैं समझता हूँ 38% जो महंगाई थी वो सिंगल डिजिट पे आ गई। जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी थी, इस हुकूमत में भी जब हमने हुकूमत संभाली है उसके बाद 40 रुपए पेट्रोल हमने सस्ता किया, आलमी कीमतें कम हुई मार्केट में। तो अगर अभी पेट्रोल की कीमतें बढ़ी है तो एक तो हमारा जो बजट के जो हुआ है आईएमएफ से जो हमारी मुआहदा है, हम मनोमन उनको अमल कर रहे हैं और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हमेशा ये कहते हैं कि अल्लाह करे ये आखिरी आईएमएफ प्रोग्राम हो। पहले भी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब के दौर में आईएमएफ को हमने खुदाफिज कहा था। तो ये ज़रूर जो चैलेंजेस है जिनका जिक्र आपने किया, तो चीनी की जो कीमत है अभी भी हुकूमत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब उस पर खुद मॉनिटर कर रहे हैं और आपने परसों कल भी सुना इस्लामाबाद इंतजामिया ने 165 रुपये फी किलो एक्स मिल का रेट है और जो मुकर्ररा कीमतें हैं उस पर आम आदमी को चीनी मिलनी चाहिए। चीनी आम आदमी मिलनी चाहिए एक अलग बात है। कोहिस्तानी साहब, बात ये आती है कि जब हम बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक ने सोमोटो एक्शन लिया था जब 180 रुपये चीनी का रेट हुआ था, आपको याद होगा, और लेकिन बेबस हो गए थे क्योंकि ये पूरा कल्ट है, एक माफिया इसके अंदर सरगर्म अमल होता है जो दरामदाद और बरामदाद में भी मुलविस होता है, हुकूमती फ़ैसलों के बेनिफिशरीज भी होते हैं। तो आवाम के लिए तो देखिए मुसीबत है हर चीज़ के हवाले से। पेट्रोल महंगा हो तो तमाम चीज़ें, यानी पेट्रोल महंगा होना मिनी बजट होता है, चीनी महंगी होनी एक किस्म के इंसान के लिए उसकी दस्तरस से दूर हो जाती है चीज़ें, और वो भी मशिया खुर्दनोश में शुमार होती है। तो ये चैलेंजेस गवर्नेंस के मसाइल की वजह से जो होता है, जो गवर्नेंस के मसाइल होते हैं, कंट्रोल कीमतों करने के हवाले से लोकल एडमिनिस्ट्रेशन काम करती हैं, उसकी हद तक कंट्रोल होना चाहिए। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं और हमें इस बात का इदराक है, हमें एहसास भी है, अवाम के दर्द को हम महसूस करते हैं। जो बात आप कह रहे हैं ये भी ठीक है कि गवर्नेंस के भी इशू है। जिस तरह कल इस्लामाबाद में कैपिटल में वहाँ की इंतजामिया ने कहा है कि 170 रुपये से ज़्यादा, 72 रुपये से ज़्यादा कोई चीनी खरीदने। इसी तरह सूबों का भी काम है। वज़ीर आला मरियम नवाज साहबा ने प्राइस कंट्रोल लिस्ट के हवाले से जितना एक साल में काम किया है, मैं समझता हूँ बाकी सूबों को भी करना चाहिए, क्योंकि ये सूबाई मामला भी है कि अगर चीनी का रेट 172 है तो 180 तक क्यों मिले आम आदमी को। तो ये इश्यूज भी होते हैं, मगर पॉलिसीज जो है मैं आपको यकीन दिलाता हूं, क्योंकि मैं काबीना के इजलास हो या जो हमारी पार्लियामानी पार्टी है, वजीर आजम के चीनी पे स्टैंड रहा है और आज तक है कि चीनी सस्ती होनी चाहिए। और यही वजह है कि 150 से ज़्यादा चीनी हमारे दौर में नहीं गई थी। अभी
जब एक्सपोर्ट हमने 8 लाख टन का इजाज़त दी कि एक्सेस है, तो जो एक्सपोर्ट उस वक्त हुई है तो फसल उसमें कम हुआ है, या उसकी जो रीज़न थी कि काश्तकारों को गन्ने का रेट अच्छा मिले। अगर चीनी उस वक्त एक्सपोर्ट नहीं होती तो काश्तकारों को गन्ने का रेट नहीं मिलता, जिस तरह गंदम का रेट भी कम मिला है। इसी तरह गन्ने के काश्तकार परेशान ना हो, उनको अच्छा रेट मिले और शुगर मिले। मगर वो ज़ाहिर जो एदाद शुमार थे वो थोड़ा उसमें फसलों में नुकसानात की वजह से वो कमी आई है। मगर जो भी फैसले हो रहे हैं उसमें कोई ऐसा किसी को एक फेवर देने की बात नहीं। जो फैसले होते हैं मुल्क के लिए होते हैं, मुल्क के फ़ायदे के लिए होते हैं। अगर एक्सपोर्ट हुई तो उससे डॉलर खजाने में आया है, ज़र मुबादला आया है, और अभी भी वज़ीर आज़म लेकिन की कोहिस्तानी साहब, पूरी इसमें कोशिश है। बेनिफिशरीज हैं, इसमें स्कैंडल सामने आते रहे, इसमें सियासतदान भी सामने आते रहे। कहा यह जाता है कि ज़्यादातर शुगर मिलें जो हैं वो सियासतदानों की हैं, ये भी इल्ज़ाम लगाया जाता है, चाहे पंजाब में हो चाहे अगर सिंध में हो। ये बात ठीक है, अगर किसी सियासतदान के 1, 2, 4 मिलें हो सकती है, 5 मिलें भी हो सकती है, मुझे नहीं पता कितनी है, फिर मैं एक बात कर रहा हूँ। मगर तमाम कारोबार पूरा कोई सियासतदानों का नहीं है, और भी इसमें बिजनेस कम्युनिटी शामिल है, और कारोबार करना कोई जुर्म नहीं है। अगर हिलाल का कारोबार करना है, या जो कारोबार मैं समझता हूँ कोई किकबैक नहीं लेता है, तो कारोबार मुल्क की मईशत के लिए बेहतर होता है। सियासतदान करें या कोई करे, इसमें कदर नहीं है। मगर जो बात आप कह रहे हैं, जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो बिल्कुल ठीक है। अगर किसी मामले में किसी को फ़ायदा होता है तो वो चीज़ें छुपती नहीं है, आ जाती है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा कोई फ़ैसला नहीं हुआ है जिससे किसी एक तबके को फ़ायदा दिया गया हो। मकसद सिर्फ था खजाने को भी फ़ायदा होगा और काश्तकारों को भी फ़ायदा हो, और जो है हमारा जो एग्रीकल्चर बेस है, अगर हम जो इंटरनेशनल मार्केट्स हैं उससे हम कॉम्पीट नहीं कर सकेंगे तो हमें ना काश्तकारों को रेट मिलेगा, ना हमें ज़रूरियात पूरी होगी। तो ये फैसले, पॉलिसी जो है वो हमने मुल्क के मुफाद में की थी, कोई ऐसा फैसला नहीं। अभी भी हमारे जो सूबाई हुकूमतों की जिम्मेवारी है, हमारी वफाक की भी जिम्मेवारी। मैं ये कबूल करता हूँ कि चीनी आम आदमी के खाने का जो है वो ये आइटम है, इसको किसी भी सूरत में ज़ख़ीरा अंदोज़ महंगा करना, ब्लैक पे करना, ये एक जुर्म है। जो हुकूमत ने मुकर्रर रेट तय किया उस पर मिलनी चाहिए, ये सूबों की भी जिम्मेवारी है। और मैं समझता हूँ पंजाब में वज़ीर आला उस पर कर रही है, और बाकी सिंध के या बाकी सूबाई जो चीफ मिनिस्टर हैं वो भी अपनी कोशिश करेंगे कि आम आदमी को, जिस तरह इस्लामाबाद में फैसला किया गया है, तो इस तरह आम आदमी को चीनी मुकर्रर कीमत पे मिलनी चाहिए, और भी जो आइटम है। ठीक है, कोई साइंस साहब ये बताइएगा, सदर ट्रंप ने गुज़श्ता रात बम फाड़ा भारत के ऊपर, एक दफ़ा फिर उसके ऊपर एक किस्म की आफत आ गई कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि पाक भारत जंग में 5 तैयारे जो थे इंडिया के, पाकिस्तान ने मार गिराए, जिसकी भारत तरदीद करता रहता है और करता रहा शुरू से, लेकिन हक़ाइक़ खुल के सामने आ रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि ये बयान जो था वो कितना बड़ा एक बम की तौर पर भारत पे गिरा जाके? देखें, पहली बात ये कि हक़ाइक़ को कोई मस्क नहीं कर सकता। भारत झूठ और जो है प्रोपेगेंडा के ज़रिए या अपनी नाकामी को छुपाने के लिए कितने भी झूठ बोले। मैं समझता हूँ पाकिस्तान ने इस जंग में फ़तह हासिल की है, कामयाबी हासिल की है, और इसका क्रेडिट जो है हमारे फ़ौज को जाता है, हमारे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब को, और हमारे जो एयरफोर्स के चीफ है उनके, और मैं समझता पूरी कौम की ये फतह है, और पूरे उन शहीदों की जो जिन्होंने सर एक और फतह आज हमें मिली है। पाकिस्तान फ़ज़ाइया के तैयारों ने आज पाक फ़ज़ाइया के तैयारों ने बरतानिया में रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो में आला आलमी एजाज़ जीत लिए। पाकिस्तान का हरकुलिस C-130, उसके अलावा JF थंडर ब्लॉक 3 2 गए हुए थे, अवार्ड्स मिले हैं, और पाकिस्तान को जनाब साहब एक मरतबा फिर पाकिस्तान के एयरफोर्स को पूरी दुनिया ने सराहा है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान का नया जन्म हुआ है, पाकिस्तान दिफाई तौर पे मजबूत हुआ है। पाकिस्तान ने जो दहशतगर्दी के जंग में कीमती जानों का नजराना दिया है, जो शहीदों की कुर्बानियां हैं, ये तमाम उन माओं बेटों कौम की फतह है, और पाकिस्तान का वकार बहाल हुआ है। पाकिस्तान पे लोग एतमाद कर रहे हैं, और हमने अमन के लिए, खित्ते के अमन के लिए, दुनिया के अमन के लिए हमारी कुर्बानियां हैं, और हम दहशतगर्दी का शिकार होते हुए भी हमने जो जारियत थी उसको शिकस्त दी, और उस शिकस्त के बदले में ये जो
आप बात कर रहे हैं, ये दुनिया उसको तस्लीम कर रही है। यही वजह है कि फील्ड मार्शल जनरल, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर को पहली दफ़ा पाकिस्तान के चीफ है, फील्ड मार्शल हैं, जिनको अब सुपर पावर अमेरिका की तरफ से मदऊ किया गया, उसको इज्जत दी गई। तो मैं समझता हूँ ये पूरी कौम की इज्जत है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है इस वक्त भारत को आड़े हाथों ले रहे हैं? भारत का बहुत सारे जिसे कह सकते हैं मामलात के हवाले से शदीद तनकीद भी होती है, और हमने देखा 10% उसके ऊपर टैक्स भी आयद हुआ ब्रिक्स की वजह से, उसका मेंबर होने की वजह से। तो भारत के जो ख्वाब थे वो तो चकनाचूर हो गए। देखिए, भारत का ख्वाब चकनाचूर हुआ है। मैं समझता हूँ उसका तकब्बुर जो था, तकब्बुर का चकनाचूर हुआ है। और जो कहता था, हमें ताने देता था, और अपनी जो उनकी मईशत है, जो उनके ज़खायर हैं, जो उनके, वो समझता कि मैं ताकतवर हूँ। और दुनिया में जिस तरह उसको जो प्राइम मिनिस्टर वहाँ के, जिनको इज्जत मिलती थी, उस सब का टिकना, वो सब जो ख्वाब हैं वो टूट गए हैं, और सब उनकी जो कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। और ये साबित हुआ है कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, और अपनी सलामती, अपने दिफा के लिए जो हमारी एटमी ताकत है, वो एटमी ताकत हमारी इस जो खित्ते के अमन के लिए है। और हमने सिर्फ देखें, आप ये भी देखें, ट्रंप का किरदार इंतहाई जो अहम रहा है, उसने इस जंग बंदी में अहम किरदार अदा किया है। मगर जो ईरान इसराइल का जो मामला था, उसमें भी मैं जंग बंदी, तो ये सारा जो इस वक्त सूरत हाल है, उसमें हमारी जो सबसे बड़ी कामयाबी वजीर आजम शरीफ साहब को भी क्रेडिट जा, इस वाक़े के बाद कि आए कि तीसरा फरीक बैठे, और उस मौक़िफ़ की, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मौक़िफ़ की, और उस नीयत जो उसने, मतलब ये हम हक़ाइक़ पे थे, हम सच्चाई पे थे, और भारत झूठ बोल रहा था जो इल्ज़ाम लगाया, तो ये साबित हुआ। और उसके बाद हमारे डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक़ डार साहब की जो ख़ारजा के मुआज़ पे जो उन्होंने कोशिशें की, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब ने जिस तरह ये जो कामयाबी हासिल की है उसकी क़यादत में अफ़वाज ने, तो ये सब मिलके सिविलियन और हमारी अस्करी क़यादत को ये क्रेडिट जाता है। और उससे पाकिस्तान का जो मोरल मजबूत हुआ है, और दुनिया इज़्ज़त के निगाह से देख रही है। हमारे दोस्त ममालिक जो पहले हमारे दोस्त हैं, बाकी भी जो दुनिया में, मैं समझता हूँ पाकिस्तान का वक़ार बहाल हुआ है, पाकिस्तान पे लोग एतमाद कर रहे हैं। और उनको ये भी हमने ख़ारजा पॉलिसी में भी और ख़ारजा मुआज़ पे भी हमने शिकस्त दी है भारत को। और भारत, ये ट्रंप का बयान जो है, मैं समझता हूँ ये मोदी की जो ख़ारजा पॉलिसी है उसका मटिया मेल हो चुका है, उसका सत्यानाश हो चुका है, और राम राम सत्य हो चुका है। मोदी की जो ख़ारजा पॉलिसी है उसका झूठ का, उसको बेनकाब हो चुका है। उसकी जो प्रोपेगेंडा थी वो दम तोड़ चुकी है। तो पाकिस्तान को अल्लाह ने कामयाबी दी है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच खिलदास कोहिस्तानी साहब, आप हमारे साथ रहे, आपने अपना मौक़िफ़ बयान किया, अपनी राय से हमें आगाह किया। नाज़रीन, यहाँ पे हम लेंगे वक्फ़ा, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे अपने नए गेस्ट के साथ। हम लेते हैं वक्फ़ा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं, इस वक्त हमारे साथ हैं शौकत यूसुफजई साहब, सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। खुशामदीद कहेंगे आपको। शौकत साहब, ये बताइएगा, कोहिस्तान मेगा करप्शन स्कैंडल, इसको आप अगर देखें या इसको पढ़ा जाए तो ये अपनी नौयत आपका एक ऐसा केस है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ज़ेर नगी ऐसा काम हुआ जिसमें अरबों और खरबों की बात की जा रही है, 40 अरब रुपयों की बात की जा रही है जिनको खुर्द-बुर्द किया गया। आप क्या समझते हैं कि ये सिर्फ वो लोग इन मुलव्विस जिन्होंने साइन किया और चेकों के ज़रिए पैसे निकलवाए, या इसके पीछे कोई और नेटवर्क भी था? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरे ख्याल से ये टेस्ट केस होना चाहिए। कोई भी करप्शन के जो है वो सपोर्ट नहीं कर सकता, और तहरीक इंसाफ तो बिल्कुल नहीं करेगी। इसमें जो लोग मुलव्विस हैं, आप देखें ऑडिटर जनरल हैं, वो वफाक के ज़ेर इंतज़ाम होता है, और बाकी जो लोग हैं बैंकिंग सिस्टम है या जो भी है, तो उसमें बिल्कुल जो नेब ने अब ऑलरेडी हाथ डाल दिया इसके ऊपर, नेब इसकी तहकीकात कर रहा है, अच्छी बात है। और इसमें खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत डे 1 से ताउन कर रही है। और ऑलरेडी जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की असेंबली की, वो भी उसमें कोशिशें कर रही है। तो मेरे ख्याल से
चूंकि करप्शन हुई है और बड़े पैमाने पे हुई है, और इसमें जो जो लोग मुलविस हैं बिल्कुल उसमें से तो बहुत सारे गिरफ्तार भी हो चुके हैं। जो मेन कल्प्रेट है जिसका नाम लिया जा रहा है वो भी गिरफ्तार है, और नैब ने गाड़ियां 77 के करीब तो गाड़ियां कब्जे में ली हुई जी, हैं। उसके बैंक अलावा अकाउंट्स फार्म हाउस कब्जे में। है, एक मशहूर ज़माना ड्रामा जिस पे शूट किया गया था। बिल्कुल। उसके तो अलावा ये मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए, और ये जो अगर करप्शन हुई है तो ये पैसा कौमी खजाने में आना चाहिए। और जो जो लोग उसमें मुलविस पाए गए, जिनसे रिकवरियां हो रही हैं, प्ली बार्गेनिंग हो रही है या जो कोशिशें हो रही हैं, ये बेशक जो भी हो, लेकिन उसका जो पैसा है वो कौमी खजाने में आए और रिकवरी हो। असल में बहुत सारी केसेस में हम देखते हैं कि रिकवरी नहीं होती है, बस थोड़ा सा टार्चर हो जाता है, इधर उधर से खबरें चल जाती हैं, अच्छा, गिरफ्तार बड़ा हुआ। बड़ा बड़ा हैरानकुन हुआ जब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो कि जुनैद अकबर खान साहब की सरबराही में इस्लामाबाद में हो रही थी, हम भी उसमें थे, तो उन्होंने कहा कि उस बंदे को ट्रांसफ़र करके कहीं और पोस्टिंग दे दी गई है। ऐसा भी हुआ है? मतलब इतने मजबूत लोग हैं। नहीं, देखिए किसकी आप बात कर रहे हैं, क्योंकि उसमें तो कोई एक तो ऑडिटर जनरल की आप बात कर रहे हैं तो वो तो वफाक के ज़ेर इंतजाम है, और जो बैंक का सिस्टम है वो कोई सूबाई हुकूमत का नहीं है। क्या अगर नहीं, जिसने बाकी ट्रीटी जो बिल साइन किया या जो चेक करके उसने फ्रॉड किया था, तो उसके हवाले से बात हो रही है कि वो वफाक का नुमाइंदा नहीं है, उसको सूबाई सतह पे रखा गया था और सूबाई सतह का ही उसके ऊपर जिम्मेदारी आती है। ज़िला अकाउंट्स नहीं, मेरे ऑफिसर इल्म की में तो बात ऐसी हो कोई रही है। बात नहीं। नहीं, मेरे इल्म में ऐसी बात नहीं है। जो भी है, मैं तो ये अर्ज कर रहा हूँ कि जो सूबाई हुकूमत है वो उसमें भरपूर तावन कर रही है, और उसकी वजह यह है कि डायरेक्टली जो है ना सूबाई हुकूमत इसमें बिल्कुल लेकिन हरगिज शौकत मुलविस साहब, नहीं है, ना है 40 उसको। अरब रुपया कोई छोटी अमाउंट नहीं है एक मकरूज़ मुल्क के लिए। 40 अरब में आपको पता है कि खैबर पख्तूनख्वा में कितने ही अस्पतालों में बहुत सारे कामयाबी से वार्ड्स बन सकते थे, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस की बात की जा सकती है। नहीं, मैं तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना कि मैं तो बिल्कुल कह रहा हूँ कि जो लोग मुलविस हैं उनको एक्सपोज भी किया जाए, उनसे रिकवरी की जाए। मैं ठीक तो है, आपसे कह रहा हूँ, बिल्कुल सही है। अच्छा, और दूसरा, मैं तो पाकिस्तान उसकी कोई तहरीक हिमायत नहीं इंसाफ, कर रहा ना उनका कोई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात खुल के सामने आ गए सेनेट इलेक्शन के हवाले से। टिकट जिनको दिए गए ऐसे लोगों को दिए जा रहे हैं कि जो कि पार्टी छोड़ चुके थे, उनके नाम भी सामने आ रहे हैं क्योंकि वो मोटी असामियाँ हैं। मैं अफरीदी साहब की बात करूँगा, एक और नाम भी आ रहा था सामने। आप समझते हैं कि इस तरह के टिकट देने से पार्टी के अंदर और जिसे कह सकते हैं तजादात बढ़ जाएंगे? देखिए, फाइनल डिसीजन इमरान खान का है। अभी देखिए, जहाँ तक वर्करों का ताल्लुक था, मैंने खुद भी कोशिश की थी, अप्लाई किया था, लेकिन मुझे टिकट नहीं मिला था पहले भी, और मैं खामोश रहा, मैंने कोई बात नहीं की। हालांकि 96 से हूँ और कभी भी अपने ज़ात के लिए ना बात की है ना करूँगा। उसके बाद जो जब तक ये फाइनल नहीं हुए थे, हम पूरी कोशिश कर रहे थे कि लेकिन आपने देखा एक फॉरवर्ड ब्लॉक भी बन रहा है, और आपको लगता नहीं है कि लोग जो हैं टूट के, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अंदर इस वक्त 18 से 20 नंबरों का फ़र्क है, कोई भी अदम एतमाद ला सकता है। अगर टिकट नहीं मिले, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन के दूसरी साइड पे मिलता है तो हुकूमत चेंज भी हो सकती है। नहीं, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बन रहा है मेरे ख्याल से। जिन लोगों ने कागजात नामजदगी वापस नहीं लिए हैं, अभी मैं वो देख रहा था, हमारा एक ग्रुप है उसमें बैरिस्टर गौर साहब का स्टेटमेंट चला है कि उनको टाइम दिया है कि इस टाइम तक आप विड्रा कर लें, और ना हुआ तो फिर पार्टी जो है ना डिसिप्लिनरी एक्शन लेगी। तो जब डिसिप्लिनरी एक्शन होगा तो फिर उसके बाद कोई, मेरा नहीं ख्याल है कि कोई MPA या MNA या कोई भी उनको सपोर्ट के लिए आगे आ जाए, क्योंकि पार्टी है ना। देखिए, जब तक हमारे वर्कर हैं हमने उनको फुल सपोर्ट किया, लेकिन जब इमरान खान की बात आ गई और सारे कह रहे हैं कि जी इमरान खान ने ये लिस्ट जारी की है, तो फिर उसमें हम क्या कह सकते हैं। मतलब ये देखें ना, मतलब अगर हम कहें इमरान कि खान जी, साहब का आप कह रहे हैं कि अगर बानी ने कह दिया तो हरफ आखिर हो गया। देखिए, अगर इमरान खान कह रहे हैं कि ये लोग होंगे, तो हम तो फिर इस वजह से हम खामोश हो गए ना। मतलब मैं तो वो बंदा था जो बिल्कुल मैं इसके साथ इत्तेफाक करता हूँ कि वर्करों को आगे आना चाहिए जिन लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। ठीक है। लेकिन डेफिनेटली लिस्ट जो है ना वो तो इमरान खान ने अप्रूवल देनी थी। अच्छा, अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी इमरान खान ने लिस्ट अप्रूव नहीं की है, लेकिन मेरा मसला ये है कि मैं क्या करूं। मुझे तो, अगर उमर अयूब साहब कह रहे हैं कि ये इमरान खान की यही लिस्ट है, गौर साहब ये कह रहे हैं कि इमरान खान की यही लिस्ट है, अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं कि इमरान खान की ये लिस्ट है, तो बस ठीक है ना।
अब मैं खुद तो नहीं मुलाकात कर सकता। अच्छा, तहरीक के और हवाले से आप क्या कहेंगे? आपको लगता है कि पार्टी के अंदर जो धड़ेबंदी है, आपस में लड़ाइयाँ भी हैं, मुखालफतें भी हैं, कोई कामयाबी आपको होती नज़र आ रही है इस तहरीक में? तहरीक तो डेफिनेटली एक ही मकसद ये के लिए तो की जा रही है। देखिए सियासी तहरीकें चलती हैं, लोग निकलते हैं, आवाम निकलती है हम्म और वो निकलेगी। वो एक सेनेट इलेक्शन की वजह से नहीं खराब हो सकता है कि जिस पे इलेक्शन में इख्तिलाफात आ गए तो कुछ भी नहीं होगा। हम्म जो लोग हैं मैं उनसे मैं जानता हूँ उनको, उनसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि अपनी ज़ात के लिए आपकी आपकी कुर्बानियां हैं पार्टी के लिए, और एक एक सेनेट की वजह से अपनी कुर्बानियों को ज़ाया नहीं करना चाहिए। और सर, एक हाँ, जहाँ सेनेट की तक बात आप कर रहे कोशिश हैं, की हमने 25 की है। करोड़ से 50 करोड़ तक का पैसा इन्वॉल्व होता है इसके अंदर। एक सेनेट इलेक्शन के वोट के हवाले से बात की जाए, मेरे ही प्रोग्राम में एक चैनल के ऊपर इस बात को डिस्क्लोज किया गया था सबसे पहले कि 25 करोड़ का रेट है। तो आप क्या समझते हैं कि लोगों को आने के लिए तो सारी ज़िंदगी इसी काम में लग जाती है कि वो किस तरह इस मुकाम तक पहुँचें, तो वो तो पैसा लगाने से दरेक नहीं करते। जी, लेकिन ये अच्छी बात है, खुशाइन बात है कि हुकूमत ने अपोजिशन ने मिल बैठ कर एक फार्मूला तय किया कि जिसका जो हक बनता है वो ले ले। तो इस दफ़ा मेरा नहीं ख्याल है कि अगर इस फार्मूले पे अमल हो गया तो करप्शन का ये रास्ता भी बंद हो जाएगा, और यही खुशाइन बात है कि अगर अगर कंसेंसस होता है इस तरह। लेकिन अगर हमारे जो दोस्त हैं अगर वो उन्होंने नहीं वापस किए कागजात, तो क्या सूरत हाल क्या बनती है तो क्या बात खैबर की बात है। पख्तूनख्वा के हवाले से आप क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं? कहा यह जा रहा है कि शायद ये तहरीक जो है वो अली अमीन गंडापुर को भी ले डूबेगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखें तहरीक जो है वो इमरान खान की ज़ात के लिए नहीं है। तहरीक जो है ये एक सिस्टम के खिलाफ है, जो सिस्टम इस वक्त चल रहा है उसके खिलाफ है। और उसमें इमरान खान के साथ जो ज्यादतियां हो रही हैं उन चीज़ों को हाईलाइट किया जा रहा है कि उनको बहनों से नहीं मिलने दिया जा रहा, उनको वो एक्सेस नहीं दी जा रही है वकला के हद तक, और उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा है, उनके फैसले इंसाफ पर मबनी नहीं हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी क्योंकि रूल ऑफ लॉ के लिए कोशिशें होंगी कि रूल ऑफ लॉ इस मुल्क के अंदर आ जाए। 26वीं तरमीम के बाद तो रूल ऑफ लॉ भी खत्म हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो मेरा नहीं ख्याल है कि तहरीक पे कोई असर पड़ेगा, इसलिए कि तहरीक के लिए आवाम निकलती है, वर्कर निकलता है। वर्कर जो है वो पार्टी के साथ खड़ा है, नहीं, इमरान खान आपके के वर्कर साथ को अब खड़ा है। एतमाद है? आप समझते हैं 26 नवंबर के वाक़ये के बाद कि जब ये अभी सवाल पूछा गया अली अमीन गंडापुर से कि आप तो छोड़ के भाग गए थे अवाम को, तो जिस पे वो बड़े बरहम हुए अब कुछ सहाफ़ियों के ऊपर, क्या अवाम एतमाद करेगी? देखिए कुछ लोगों ने तो ये ठान लिए कि किसी तरीके से अली अमीन गंडापुर को बदनाम किया जाए, उसको कमजोर किया जाए, लेकिन नहीं होगा इस तरह। देखिए किन्होंने जब तक ठानी है? इमरान खान, किन किन लोगों की बात कर रहे हैं आप शौकत साहब? मैं वजाहत चाहूँगा। पार्टी के अंदर बहुत से सारे लोग, साथी भी हैं, बहुत सारे साफ़ी? मीडिया के लोग भी अच्छा, हैं। अच्छा। आप देखें उनकी तस्वीर, आप देख लें। देखें आप दो चीजें देखें, एक ये है कि इमरान खान को अली अमीन को किसने नामजद किया है? इमरान खान ने। अगर इमरान खान को मैं अपना लीडर मानता हूँ तो डेफिनेटली मैं उसके हर फैसले को मानूंगा। या तो ये कहो ना कि इमरान खान को नहीं मानता हूँ, तो फिर तो आप इससे भी इत्तेफाक ना करें। दूसरा ये कि अली अमीन गंडापुर जो परफॉर्म कर रहा है, हमें उसकी परफॉर्मेंस भी देखनी है ना। ये लाख दर्जे काटक से पार इस तरफ लोग कह दें कि जी अली अमीन कुछ नहीं कर रहा है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? वहां लोग मुतमईन है। एक सेहत कार्ड को उठाकर देख लें कि जिसमें दिल का ऑपरेशन फ्री है, लीवर ट्रांसप्लांट फ्री है, किडनी ट्रांसप्लांट फ्री है, बोन मेरो ट्रांसप्लांट फ्री हो गया है। ये बहुत बड़ी बात है, ये कोई मामूली बात नहीं। लोग इसके लिए घर बेचकर, गरीब लोग जो होते थे वो घर बेचकर अपना अपने इलाज इलाज कराते करवाते थे। थे। जी बिल्कुल। अब वो इलाज फ्री ऑफ कास्ट उनको मिल रहा है। तो इस तरह इलाज तो आपको अमेरिका में भी नहीं मिलेगा जब तक आप टैक्स ना दें, जब तक आप पूरा वो ना करें। उन लोगों को तो ये सहूलत ही नहीं है। तो यहाँ तो देखे ना, एक छोटे सा सूबे ने इतने बड़ी ऑफर दी है अपने अवाम के लिए, और अली अमीन कुछ भी ना करे ना, तो ये बहुत बड़ी खिदमत है सूबे की उज़मा अवाम के बुखारी लिए। साहबा ने कहा है कि नोट जीत गए, वर्कर हार गया, यानी कि सेनेट इलेक्शन की टिकट में नामजदगी के लिए नोट चले हैं, वो ये कहती हैं। तो नोट कौन चलाता है? अगर अगर आज इलेक्शन हो जाते हैं, सपोज ये कंसेंसस नहीं होता है, कंसेंसस नहीं होता है, हम इलेक्शन पे चले जाते हैं, और तो ये नोट कौन चलाएगा? आप देखें ना, हमारे लोगों को कौन तोड़ेगा? पैसे कौन ऑफर करेगा? नून लीग वाले करेंगे ना, या पीपल्स पार्टी वाले करेंगे। तो करप्शन की सियासत तो यही करते हैं। अगर वो ना करे तो हमारी तरफ से तो कोई, हम तो ना वोट खरीदने वाले हैं ना खरीदेंगे।
तो बात ये है ना कि वो तो ये इस तरह की बातें वो लोग करें जो खुद उनका दामन साफ हो। अच्छा, अगर वो पार्टियां करप्शन ना मिलकर करें। ये तय कर लें हिस्सा बराए जुस्सा तो वो ठीक है, अगर इंडिविजुअल्स कुछ वोट में अपनी रजामंदी जो है किसी के हक में डाल देते हैं, चाहे वो पैसे पकड़ के हैं, तो वो खराब है। देखिए मेरा ये ख्याल है कि हमेशा जिसका जिसका जो हक बनता है ना, सेनेट के अंदर तो यही होता है ना, पॉइंट्स होते हैं। नहीं, कुछ चीज़ों को तो शौकत जिसके साहब लिए एडजस्टमेंट के तहत भी किया जाता है। नहीं नहीं, इसमें एडजस्टमेंट क्या है यार, इसमें तो देखे ना, जो अपोजिशन की 5 सीटें बनती हैं और हो सकता है अगर हम इलेक्शन लड़े हैं तो हो सकता है हमारी सीट भी बढ़ जाए, इसमें भी कोई शक नहीं है। अच्छा। लेकिन ये हाँ बिल्कुल, एक खवातीन की सीट हम मजीद भी ले सकते हैं या टेक्नोक्रेट की मजीद सीट ले सकते हैं, वो एक अलग इशू है। लेकिन उसमें ये है कि दूसरी तरफ से भी पैसा चलना शुरू हो जाएगा और ये चीजें जो है ना, मेरे ख्याल से अच्छी अच्छी मूव हुई है कि अगर पैसा रेल पेल बंद कर दें हम, तो ये अच्छी बात होगी। मैं तो इसको अच्छा अच्छा कहूंगा। बाकी देखें, पार्टियां जो फैसला तहरीक इंसाफ करेगी वही हमारा फैसला होगा। अच्छा, आप जो कह रहे हैं जो तहरीक इंसाफ का फैसला होगा, यानी कि बानी का जो फैसला होगा वो आपका फैसला है, चाहे उसमें कोई भी नाम हो, आप लोग कहते हैं हमें मनोन कबूल होगा, उसमें कोई इख्तलाफ नहीं होगा। अच्छा, जो हम अलीमा ख़ान साहिबा और उनकी बहनों के हवाले से बात कर रहे हैं, हम बात करते हैं पंजाब की सियासत के हवाले से, आलिया हमज़ा की बात करें, तो ये इख्तलाफात क्यों पैदा होते जा रहे हैं? नहीं, अलीमा खान साहिबा और बहनों के साथ तो किसी को कोई इख्तिलाफ नहीं है, क्योंकि उनकी देखें ना, वो बहनें हैं इमरान खान की, तो अगर उनकी कोई इज्जत नहीं करता है तो फिर आप किसकी इज्जत करेंगे? कोई उनके साथ इख्तिलाफ नहीं है। और इख्तिलाफ क्यों होगा? सुबह से शाम तक वो बेचारी आ जाती हैं, खान के लिए खड़ी हो जाती हैं, मुलाकात का इंतजार होता है, कभी होती है मुलाकात, कभी नहीं होती है। अलीमा खान साहिबा को तो मुलाकात के लिए नहीं छोड़ा जा रहा है, तो उनके साथ किसी का क्या हो है कि वो इख्तिलाफ करेंगे? नहीं, मैं अलीमा खान साहिबा के तनाजुर में बात नहीं कर रहा, मैं आलिया हमज़ा के तनाजुर में बात कर रहा हूँ कि एक ऐसा इम्प्रेशन आ वो जाता है इशू कि खत्म हो गया है। ख़त्म हो गया है। हाँ जी, आलिया हमजा का इशू खत्म हो गया। वो तो पार्टी ने डिस्कस करना था, पार्टी ने टैकल करना था, पार्टी ने टैकल कर दिया। मेरे ख्याल से आलिया हमजा तो ये जो बहादुर केपीके में खातून दो है। ग्रुप हैं, जुनैद अकबर खान साहब का और अली अमीन गंडापुर का, इसका क्या अंजाम होगा? इसमें कौन सुलह करवाएगा? देखिए इंशाल्लाह मामला ठीक हो रहे हैं अभी। ये जाहिर है, पार्टी है, पार्टी का एक डिसिप्लिन होता है और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि देखिए इख्तिलाफात तो इख्तिलाफ राय होता है, ये इख्तिलाफ राय तो आप खत्म नहीं जमहूरियत कर का सकते। हुस्न है, इसको ये भी कहा जाता है। लेकिन जो ज़ाती इख्तिलाफात है वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफजई साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ है वक्फे का, हम दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की गुज़श्ता रात, यानी कि आज की डेट के हवाले से जो उन्होंने बयान दिया, भारत और पाकिस्तान जंग के हवाले से और 5 तैयारों के गिरने का जिक्र किया, तो उनके जिसे कहते हैं ना लास्ट नेल इन द कॉफिन, भारत के तमाम नैरेटिव झूठ और बयानिए के ऊपर उन्होंने कहते हैं ना जलती पे तेल का काम किया और पूरे भारत में इसमें आग लग गई। इसके साथ साथ पाक फ़ज़ाइया के तैयारों ने बरतानिया में रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो में आला आलमी एजाज़ात जीत लिए, जिसमें C-130 हरकुलिस और JF थंडर 17 ब्लॉक 3 भी शामिल, जिसने भारत में घुसकर या भारत को धूल चटाई, उनके राफेल तैयारों को धूल चटाई। पूरी दुनिया की तवज्जो के मरकज़ रहे ये तैयारे पाक फ़ज़ाइया के। हमारे साथ प्रोग्राम के इस हिस्से में मौजूद हैं मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब, खुशामदीद कहते हैं। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट। जनरल साहब, वो कहते हैं ना लास्ट नेल इन द कॉफिन, भारत के बयानिए और झूठ के ऊपर जिसे कहते हैं आखिरी कील उसके ताबूत में ठोका डोनाल्ड ट्रंप ने रात की तकरीर में, जिसमें उन्होंने जिक्र किया पाकिस्तान और इंडिया की एस्केलेशन का और 5 तैयारों के गिरने का जिक्र किया भारत के। कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, आपने बड़ा ज़बरदस्त एक जो झूठ की बात की है, झूठ को जो बेनकाब किया, तो ये जो झूठ है जी, जो लाइज हैं, दिस इज नाउ द सेंट्रल पीस ऑफ द स्ट्रेटेजिक कंस्ट्रक्ट ऑफ भारत। ये एक स्टेटमेंट मैं कर रहा हूँ कि जो स्ट्रेटेजिक कंस्ट्रक्ट इस इंडिया का बन चुका है वो एक ही चीज पर बेस करता है और वो है झूठ।
और इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी ने इसको बड़े अच्छी तरह समझ लिया है कि जो भारत कहता है, जो भारत क्लेम करता है, उसको आप फिगर जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया करें, क्योंकि वो झूठ पर मबनी होता है। चाहे वो गुरपंत सिंह के मर्डर के बारे में कह रहा हो अमेरिका के बीच में, चाहे वो नजर सिंह का मर्डर हो, चाहे वो कतर के बीच में इनके लोग इन्वॉल्व हों, चाहे वो इनके बिश्नोई गैंग हो, चाहे यादव हो, चाहे निकल हो, चाहे अमित शाह हो, तो चाहे डोवल साहब हो। कहने का मकसद यह है कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म पूरी दुनिया में जो फैला रहे हैं, उसी की स्मोक स्क्रीन के पीछे ये पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को बाय यूजिंग टेररिज्म एज लीड इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी अपनी स्टेट को रन करना चाहते हैं। और ये स्टेट इंडिया की स्टेट नहीं है, ये समझ लीजिए। ये स्टेट है संघ परिवार की, आरएसएस की सेफ्रोनाइज्ड पॉलिटिकल जो उनकी पॉलिसीज है, हेट बेस्ड आइडियोलॉजी के ऊपर ब्लड और डोमिनेशन की जो पॉलिसीज है, वो उनको परसू करना चाहते हैं। और अपनी मिलिट्री को भी उन्होंने, चूंकि आरएसएस की मिलिटेंट विंग बनाया हुआ है, तो इसलिए उनको भी, मिलिट्री को भी झूठ बोलने पड़ रहे हैं। लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली पहले उन्होंने थोड़ा सा सच बोलना शुरू किया। और प्रेसिडेंट ट्रंप तो प्रेसिडेंट ट्रंप है, आप रोज उनको तंग करते थे झूठ बोल के कि जी हमने तो बैग नहीं किया था सीज फायर के लिए। आपने न सिर्फ उनसे बैक किया था, बल्कि आपने डायरेक्टली पाकिस्तान से भी बैक करने की कोशिश की थी। और आपने बैक किया था कि जी आप रोक दिए जाए, क्योंकि आपके 2 दिन के लिए आपकी एयरफोर्स वाज आउट और आपको डर था कि पाकिस्तानी पायलट जो पहले भी नाराज थे पुलवामा पे रोके जाने पे, इस दफा अगर उनको इजाजत मिल गई तो आपकी पूरी एयरफोर्स, आपके ये जो डक्स हैं, वो आपके पॉइंट्स के ऊपर ही पाकिस्तान ने मार गिरानी है। लेकिन पाकिस्तान ने एस्केलेशन को बढ़ाने से रोकने के लिए, एस्केलेशन का जो कंट्रोल था वो अपने पास रखते हुए, पाकिस्तान ने इस रीजन की स्टेबिलिटी के लिए, इंसानियत के लिए, क्योंकि न्यूक्लियर कंट्रीज की 2 वार्स थी, उसके लिए अपने आप को रोक लिया, वरना आज आप इससे भी ज्यादा वल्नरेबल हो चुके थे। तो बिल्कुल जी, प्रेसिडेंट ट्रंप ने बड़ा क्लियरली इनको बताया है। अब कई लोग कहते हैं जी नाम नहीं लिया, ये जो बड़ा क्लियरली इनको बताया, दे कांट मेक फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। अब ये सिर्फ अपनी जो लोग हैं इंडिया के बीच में, उनको ये बेवकूफ बनाते रहे अपने गोदी मीडिया के तहत। ये जो सेफ्रेनाइज्ड और झूठ के ऊपर मबनी इनके एजेंडाज हैं, वॉर मॉन्गरिंग इनका काम है। एक ये कॉन्टिन्यूअस एक फ्रिक्शन रखना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स और अपनी जो हिंदुत्व की और ग्रेटर भारत वाली जो पॉलिसीज है उनको परसू करने। तो जनरल साहब, ये पपियां झपियां मोदी साहब के काम ना आई, 56 इंच का सीना, छाती, वो नारे पाकिस्तान के खिलाफ, अभी भी वो गर्म सिंदूर जो उनकी रगों में बह रहा है, इसको तो ट्रंप साहब ने, जिसे कह सकते हैं ना कि उसका तो सत्यानाश मार दिया। जी बिल्कुल, देखिए आप कितना झूठ बोलेंगे, और एक ये झूठ की एक आम आदमी करी। अभी आपने हुआ क्या है, मोदी साहब तो अपनी सियासत करके चले जाएंगे, 75 ईयर्स के हो गए, और उनका जो सीना है 56 का है या 66 का है, उसका क्या फायदा। इन्होंने क्या किया है, नुकसान जो किया है अपने मुल्क का, कि अब इंडियन कोई भी फॉर दैट मैटर डायस्पोरा में कहीं भी दुनिया में बैठा होगा तो वो कहेंगे ही इज फ्रॉम द स्टेट ऑफ मोदी, ये मोदी की जमीन से इसका ताल्लुक, झूठी स्टेट से। मोदी साहब एक स्पीच में बड़ा जिक्र कर रहे थे अभी मेरे ख्याल में एससीओ में या ब्रिक्स में, कि जी मैं आई बिलोंग टू द लैंड ऑफ गांधी, जो अमन का गहवारा है जी, गांधी जो अमन के चैंपियन होते थे। जी जी जी, जिसके मारने वाले को मारा किसने? मारा गॉडसे ने, और उसको हीरो डिक्लेयर करते हैं। ने जी। अब मारने वाला गॉडसे कौन है? नरेंद्र मोदी साहब का भाई, आरएसएस का वो नुमाइंदा था नथुराम गॉडसे। मारा किस लिए? कि गांधी साहब बात कर रहे थे मुसलमानों की, और जायदाद है और वो जो चीजें वो मुसलमानों के पास ही रहे, ताकि इनका जो प्यार है इंडिया के साथ वो जारी रहे और ये गलत साबित हो जाए, 2 नेशन थ्योरी। लेकिन उन्होंने उसको मारा। आज आपका वक्फ बिल क्या है? ये नथुराम गॉडसे की रिफ्लेक्शन है मुसलमानों के खिलाफ। तो अभी भी नथुराम गॉडसे से लेके मोदी तक ये जो पॉलिटिकल टेररिस्ट है, ये पॉलिसीज अपना रहे हैं। ये इंडिया के अंदर किसी माइनॉरिटी को नहीं देख सकते, रीजन में किसी इंडिपेंडेंट सॉवरेन कंट्री को नहीं देख सकते, हेजमोनिक डिजाइन है। तो अब पूरे इंडिया का जो एक इंप्रेशन पूरी दुनिया में चला गया, वो पता चल गया कि ये झूठ बोलते हैं, ये शरेड है। ये जो सो कॉल्ड सिक्योरिटी प्रोवाइडर बने हुए थे, या जो एक वॉच डॉग का रोल इनको मिला होता, ये वॉच डॉग नहीं, ये तो एक स्ट्रे डॉग निकले हैं, जिसको टुकड़े फेंकते रहे तो खा के फिर सो जाएगा, किसी काम का नहीं है। दैट्स व्हाई अब ट्रंप ने भी उनको इनडायरेक्टली बताया कि स्ट्रे डॉग से भी बढ़ के मैड डॉग कहें तो ज्यादा बेहतर है। जी बिल्कुल ऐसा जी। अच्छा जनरल साहब, पाकिस्तान के एयरफोर्स के तैयारों ने इंटरनेशनल जो बरतानिया में रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो था
उसमें पोजीशंस हासिल की, अवार्ड हासिल किए हैं, जिसमें JF थंडर ब्लॉक 3 वही तैयार जिन्होंने भारत के अंदर भारतीय राफेल को धूल चटाई और उनका नैरेटिव को ज़मीबोस किया। हमारे C-130 हरकुलिस जिसको पूरी दुनिया में अभी कहते हैं कि वो एक क्लासिक उसमें शामिल हो चुका हुआ है कि पूरी दुनिया में कहीं शायद और कहीं फ्लाई करता हो तो पाकिस्तान में तो करता है। और उसका वो जो एक उकाब की शक्ल में उसको पेश किया गया, जिसकी टेल के ऊपर तमाम ड्रोन्स की तस्वीरें बनी हुई थी जो पाकिस्तान ने इस्तेमाल किए थे 10 मई की रात को। तो आप कैसे देखते हैं इस कामयाबी को? दिस रिफ्लेक्ट्स पाकिस्तान की जो रिकॉग्निशन है और रियलाइजेशन बाय द वर्ल्ड कि हमारी जो प्रोफेशनल मिलिट्री है, हमारा इक्विपमेंट प्लस मिलिट्री प्लस एप्लीकेशन, इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि हाउ यू परफॉर्म विद द एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट। तो उसकी ऑफ कोर्स पूरी दुनिया में आपने राफेल को गिराया, दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी अचीवमेंट, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और 48 घंटे या कह लें जो 4 दिनों की जो जंग है, इसलिए जो 70 साल पाकिस्तान इंडियन कॉन्टेक्स्ट है उसको चेंज करके रखती है जी। पहले दुनिया को यही इंप्रेशन था कि इंडिया इज अ हेज-बॉर्न, इंडिया इज अ बिग आर्मी, इंडिया इज अ मोर प्रोफेशनल आर्मी, इंडिया इज अ बिग न्यूक्लियर पावर, मिसाइल टेक्नोलॉजी में मिसाइल पावर है, एयर डोमिनेट करती है, ग्राउंड डोमिनेट करती है, सब खाक में मिल गया। इट वाज undone by Pakistan in just 24 hours of our initial defensive response। मैं defensive response पोटेंशियल तो बाद में अगली रात को फिर शो किया ना, फिर जिस पे ये भागे हैं जेडी वैंस की मिन्नतें करते हुए, जो एक दिन पहले ये कहता कि इंडिया पाकिस्तान का अपना मसला है, फिर वो कहता कि नहीं हम इसको जंग को रुकवाएं। तो ये भागे हैं कि जी अपना टॉवल फेंके मैनेजर साहब बॉक्सिंग रिंग में मैं अगला राउंड नहीं लड़ सकूंगा, फिर 2 दिन आप बॉक्सिंग रिंग में हमें बचा लो, हमें बचा लो। हम कोई जी बिल्कुल। तो हम ये कहते हैं कि कोई ह्यूमरिस्टिक हमारी अप्रोच नहीं है, हम कोई घमंड में नहीं। अल्लाह सुब्हाना ताला का बहुत शुक्र है और हमारे जो तैयार हैं, इसलिए दुनिया भी इंटरेस्टेड है, इसकी बाइंग देख ले, इसकी तरफ इंटरेस्ट शो कर रही है। पाकिस्तान की ड्रोन टेक्नोलॉजी अभी जो आप फ्यूचर में आप देखेंगे और ज्यादा आगे बढ़ रही है। फिर हमारी जो इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशंस है विद चाइना, विद टर्की, विद अदर कंट्रीज, इवन विद अमेरिका, आप देखेंगे कि ये एक नई डोमेन्स में जाएंगी। पाकिस्तान इज अ फोर्स टू बी रेकन विद हुआ है जी इन द रीजन। दैट्स व्हाई आप कभी व्हाइट हाउस बुलाए जा रहे हैं, वो जो कान आपको नहीं सुनना चाहते थे वो आपको सुन रहे हैं, जो आंखें आपको नहीं देखना चाहती थी वो आपको देख रही हैं। तो पाकिस्तान तो मैं पहले से कहता था कि इज अ सिग्निफिकेंट कंट्री, इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी कंट्री जी। पाकिस्तान एक सिग्निफिकेंट कंट्री, न्यूक्लियर कंट्री है। और इंडिया भी आप ये कोशिश कर रहा है कि न्यूक्लियर ओवरहैंग के नीचे एक मैं स्पेस फॉर वॉर क्रिएट कर लूं ताकि मेरी सियासत चलती रहे। इंडियन मिलिट्री को उन्होंने आरएसएस का मिलिटेंट विंग बना दिया। कभी उनके आर्मी चीफ वो जोगिंदर के पास बैठे होते हैं, वहां से आशीर्वाद ले रहे होते हैं। ये सीडीएस रिटायर होने के 1.5 साल बाद इन्होंने सीडीएस लगा दिया। तो आपका क्या ख्याल है कि ये प्रोफेशनल इतनी कॉम्पिटेंस होती तो पहले इनको जनरल बना देते और इस तरह कर देते, बट ये दिस इज आरएसएस पीपल नाउ। अब इंडियन मिलिट्री लीडरशिप जो है, जो ब्रिगेडियर्स एंड अबव है, वो आरएसएस की तरफ पहले देखते हैं कि जी वहां से हमें नॉड मिलेगी तो फिर हम करेंगे। और ये आरएसएस के पीछे मुसलमान के लिए, सिख के लिए, दलित के लिए, माइनॉरिटी के लिए अब किसी फील्ड में कोई जगह नहीं। एक फौज थी जहाँ पे एक मेरिट के ऊपर लोग प्रोग्रेस करते थे और यहाँ पे मानिक शाह भी पहुंच जाता था अब हाईएस्ट रैंक तक, और सिख भी पहुंच जाते थे। लेकिन आप फ्यूचर में देखेंगे विद दिस गवर्नमेंट इन पावर कोई माइनॉरिटी वाला किसी मीनिंगफुल अपॉइंटमेंट पे कभी भी नहीं पहुंच सकेंगे। ये आप देख लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने अपना कीमती वक्त दिया। और आज के प्रोग्राम में नाज़रीन बात हम कर रहे थे कुछ महंगाई के असबाब और हुकूमत के लिए चैलेंजेस के हवाले से, चाहे वो सेनेट इलेक्शन हो, चाहे वो पीटीआई की तहरीक हो, या फिर हम बात करें अगर शुगर के प्राइसेस के हवाले से, यानी चीनी के जो बहरान बन रहा है, या उसकी कीमतों की बात की जाए। उसके अलावा मेगा स्कैंडल की बात जो हम कर रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा मौमा है जिसको हम देखें, एक अचंभे की बात है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और उनके जिसे कह सकते हैं ना ज़ेर नगी ये सारा काम हुआ, और एक ऐसा केस जिसने हमें दहला के रख दिया कि किस अंदाज में इस मकरूज़ मुल्क की आवाम को लूटा गया और उसके पैसों को किस तरह खुर्द बुर्द किया गया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, चाहता है मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।